नया IBN 7 हौसला है। खनन माफिया जो पुलिस से नहीं डरती, पुलिस को उससे डरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया है मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहां बेखौफ खनन माफिया ने कांस्टेबल को डंपर से कुचल दिया। बुरी तरह जख्मी कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहीद कांस्टेबल ने अवैध रेत ले जा रहे माफिया के गुर्गों को रोकने की कोशिश की थी। कांस्टेबल ने माफिया के गुर्गों को डंपर रोकने के लिए कहा, लेकिन माफिया ने डंपर रोकने के बजाय कांस्टेबल पर ही यह डंपर चढ़ा दिया। एक बार फिर खनन माफिया ने उड़ाया कानून का मजाक। एक बार फिर बहा ईमानदार पुलिस वाले का खून। ये तस्वीर है शहीद कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान की। धर्मेंद्र का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने रेत माफिया के काले धंधे पर नकेल कसने की कोशिश की थी। घटना मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र की है। कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान को जानकारी मिली कि लौहगढ़ इलाके में अवैध खनन हो रहा है। मौके पर पहुंचे धर्मेंद्र ने देखा कि एक शख्स एक डंपर में अवैध रेत भरकर वहां से भागने की फिराक में था। डंपर का नंबर है 06 GA 0974। धर्मेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की तो डंपर के ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी जान की परवाह नहीं की और कूदकर डंपर पर चढ़ गया और ड्राइवर से डंपर रोकने को कहा, लेकिन बेखौफ खनन माफिया के गुर्गों ने डंपर कांस्टेबल पर ही चढ़ा दिया। रेत का एक डंपर खड़ा हुआ था, तो उसको देखकर एक आरक्षक ने उसको साइड में हटाने के लिए उतरा, तो ड्राइवर ने तेजी से बैक कर दिया डंपर, और साइड में 3 फीट की खंती थी, उसमें बैक करते हुए दौरान डंपर उसका आधी पलटने की पोजीशन में आ गया, जिससे आरक्षक उसके नीचे दबके उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। रास्ते में ये डंपर मिल गया, ये था जा रहा था रेत का भर के, तो इन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश किया, तो उसके बाद में ये कहीं डंपर वाला पीछे को बैक कर रहा था डंपर, और ये साइड में पहुंच गया। खनन माफिया के हाथों कांस्टेबल के कुचले जाने की खबर आते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंच गए, लेकिन खनन माफिया के गुर्गे तो वारदात के तुरंत बाद ही फरार हो गए थे। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर पर धारा 304 के तहत लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में सरकार की शय पर खनन माफिया फल फूल रहा है। सैंड माफिया को लेके वहां कब से स्मगलिंग चल रही है और ये पूरे सरकार की जानकारी में, मुख्यमंत्री जानते हैं, उनके मंत्री जानते हैं, स्थानीय शासन प्रशासन इस बात को जानता है, और इस बात से कोई संदेह नहीं है कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का आशीर्वाद है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांस्टेबल की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल को कुचलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरी जानकारी लेके फिर मैं आपको बताऊंगा, और जो भी उसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में अवैध खनन का ये पहला मामला नहीं है और न ही पुलिस वालों पर हमले की वारदात नहीं है। अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। जानकारों का कहना है कि खनन माफिया की ताकत और रसूख के चलते अक्सर पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनका अंजाम धर्मेंद्र चौहान जैसा होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। देखना यह होगा कि उनका भरोसा कितना खरा उतरता है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुरैना में खनन माफिया कलेक्टर SP पर भी गोलियां चला देता है। अगर IPS नरेंद्र कुमार की मौत से राज्य सरकार ने कोई सबक लिया होता तो शायद खाकी वर्दी वाले एक और जवान की बलि नहीं चढ़ती। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफिया की दबंगई का यह पहला मामला नहीं है। 3 साल पहले मुरैना में ही खनन माफिया ने ईमानदार IPS ऑफिसर नरेंद्र कुमार को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। उस वक्त भी शिवराज सरकार ने खनन माफिया पर नकेल कसने के तमाम दावे किए थे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सच्चाई यह है कि खनन माफिया की तूती बोलती है। आलम यह है कि अगर कोई पुलिसकर्मी उनके रास्ते में आता है तो उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में खनन माफिया के काले कारनामों पर हमारी खास रिपोर्ट। 2 तस्वीरें, 2 पुलिसकर्मी, लेकिन अंजाम एक।
3 साल बाद मुरैना में एक बार फिर खूनी इतिहास दोहराया गया। 3 साल बाद खनन माफिया ने एक और ईमानदार पुलिस वाले की जान ले ली। 8 मार्च 2012 को भी मुरैना में खनन माफिया ने खून की होली खेली थी। तब 2009 बैच के नौजवान आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार अवैध तरीके से पत्थर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश में पहिए के नीचे आ गए थे। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन सीबीआई जांच के बाद आरोपी को गैर इरादतन हत्या के केस में ही सजा हो पाई। एमपी में खनन माफिया के आतंक की लिस्ट बहुत लंबी है। 9 फरवरी 2014, जगह नरसिंहपुर, एमपी। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खनन माफिया किस कदर बेखौफ है, इसकी मिसाल देखी नरसिंहपुर में। 1.25 साल पहले जब एक माइनिंग अफसर ने नर्मदा नदी से रेत की अवैध खुदाई कर रहे 7 डंपरों और 3 मशीनों को जब्त कर लिया, तो खनन माफिया ने उनके साथ खुलकर गुंडागर्दी की। नहीं, आप सुनिए हमारी बात। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप 2 गाड़ी 4 गाड़ी सब ले जाइए। जो रोड पे गाड़ी पकड़ी मेरे घर के बाजू से, उनको नहीं जाने। हम आग लगवा देंगे यहीं गाड़ियों में, गाड़ियों में होशियारी मार रहे हैं। 9 मार्च 2014, जगह सिंगरौली, एमपी। सिंगरौली में रेत माफिया के लोगों ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर फुलेल सिंह को जिंदा जलाने की कोशिश की। फुलेल सिंह उस वक्त सिंगरौली के संजय टाइगर रिजर्व में डिप्टी रेंजर थे। उनके मुताबिक उन्होंने टाइगर रिजर्व में रेत का अवैध खनन करने पर पिंटू सिंह नाम के एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया था। आरोप है कि इससे नाराज होकर रेत माफिया के लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह से मारा पीटा और बाद में शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। अकेले में था और वो भी था, जो आए थे साथ में, एक राणा प्रताप सिंह ठाकुर हैं टीगर, वो खाना लेने चले गए घर, और वही मौके पाके वो हमारे साथ इस तरह से मारपीट, सब कपड़ा इसी बीच में रेत का डंपर। बार बार खनन माफिया के कहर की तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगातार तीसरी बार सूबे की कमान संभाल रहे शिवराज आज भी उतने ही लाचार हैं जितना पहले थे। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ जहां नेताओं के काम पर सबकी नजर रहती है, वहीं न्यायपालिका के काम की आलोचना नहीं होती। इसीलिए न्यायपालिका को ही कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे उनके कामकाज की भी समीक्षा होती रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस HL दत्तू का मानना है कि न्यायपालिका की समीक्षा के लिए जरूरी मैकेनिज्म मौजूद है। जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल खड़े किए। कहा कि नेताओं पर तो मीडिया और विपक्ष की नजर बनी रहती है, इससे गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है, लेकिन ऐसी आलोचना न्यायपालिका की नहीं होती। उनका कहना था कि न्यायपालिका पर किसी तरह की टिप्पणी से लोग बचते हैं। आपको न कभी आलोचना सुनने को मिलती है, न कोई आपके, इतना ही नहीं, जिसको सजा हो गई होगी, फांसी पे लटक गया होगा, वो भी बाहर आके बयान देता है कि मुझे न्याय तंत्र में विश्वास है, ऊपर मुझे न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ये बात कहकर एक बार फिर से उस बहस को छेड़ दिया है जो न्यायपालिका से जुड़े लोग लंबे समय से उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि लोग इस वजह से न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से बचते हैं कि उन्हें अवमानना का डर सताता है। तर्क ये है कि अगर जजों को ये लगता है कि कोई भी बयान न्यायपालिका की मंशा पर सवाल खड़े करता है तो उस पर अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है। अवमानना साबित होने पर सजा भी हो सकती है। हालांकि फैसलों पर टिप्पणी करने की मनाही नहीं है, लेकिन जजों की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। जजों के आचरण पर बोलना भी अवमानना के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी कि जजों पर नजर रखने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। जब आलोचना असंभव रहती हो तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। हम उस प्रकार के इनबिल्ट डायनेमिक मैकेनिज्म को डेवलप करें और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राजनेताओं का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.एल. दत्तू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने अधीन काम करने वाले जजों पर निगरानी रखते हैं। We call it as in-house mechanism which is in place and it is effectively functioning, and the Chief Justice of the state and the Chief Justice of India is monitoring the functioning of their officers throughout the country. पिछले दिनों न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, लेकिन सवाल यही कि ऐसे मामलों की सुनवाई आखिर कहां हो। अब जुडिशियरी की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कानून पर विचार किया जा रहा है। न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, ये लगभग हर याचिकाकर्ता कहते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर उस याचिकाकर्ता को न्यायपालिका से शिकायत होती है जिसके मन के मुताबिक फैसला नहीं होता है। इसलिए ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता के शिखर तक पहुंची। सरकार बनने के करीब 50 दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 1031 ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पर फोन करके कोई भी शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। पिछले 3 घंटे के अंदर इस नंबर पर आपको बता दें 5500 कॉल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कसने से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी? मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। आपसे रिश्वत मांगी जा रही है? हाँ जी। मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दूं। क्या हेल्पलाइन नंबर से लग जाएगा भ्रष्टाचार पर अंकुश? क्या हेल्पलाइन नंबर से सुधर जाएगी दिल्ली? क्या सिर्फ सरकारी अफसरों का भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है? 49 दिनों के शासन के दौरान जिस दिशा में इस सरकार ने कदम बढ़ाए थे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उस वादे पर अमल की बारी इस बार 50 दिन के बाद आई है। दिल्ली सरकार ने रविवार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर का ऐलान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर है 1031। कोई भी शख्स इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। आरोप साबित होने पर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार पर इससे अंकुश लगेगा। अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। दिल्ली सरकार की माने तो इस हेल्पलाइन नंबर के आने के बाद राजधानी का हर शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ इंस्पेक्टर में बदल गया है। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने से पहले ही अखबारों और दूसरे माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जाहिर है दिल्ली सरकार ने फोन को हथियार में बदल दिया है जिससे सरकारी भ्रष्टाचार का वध होगा। लेकिन क्या इतने भर से दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? सवाल यह भी उठता है कि क्या भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जरूरी संख्या में अफसरों की भर्ती हुई है? क्या मिलने वाली शिकायतों पर तय समय के भीतर जांच होगी? अगर यह नहीं होता है तो फिर इसे प्रचार का हथकंडा बताया जाने लगेगा। आम आदमी पार्टी बीते कुछ दिनों से आंतरिक कलह और गलत वजहों से सुर्खियों में है। क्या सरकार उधर से ध्यान हटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले रही है? सरकार की नीयत पर शक किए जाने की वजह भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तभी माना जाएगा जब हर तरफ के भ्रष्टाचार पर हमले हों। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर शराब बांटने के आरोप लगे। क्या इस मामले की जांच हुई? क्या वोट के लिए जनता के बीच शराब और दूसरी चीजें बांटना भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्टाचार नहीं? सवाल तो यह भी है कि इन दिनों पार्टी के अंदरूनी कलह के दौरान जो मानसिक भ्रष्टाचार बेनकाब हुए, क्या उसे खत्म करने की जरूरत नहीं? क्या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हाशिए पर डाल देना ही उपाय है? भ्रष्टाचार की बात होगी तो इन सवालों के जवाब भी केजरीवाल से मांगे जाएंगे और लोकतंत्र में यह गलत भी नहीं। भ्रष्टाचार के नाम पर शुरू हुए आंदोलन ने राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि यह मुद्दा सीधा आम आदमी के जहन से जुड़ा हुआ है।
यही कारण है कि अब अपनी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया गया है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN7। हेल्पलाइन जारी करने के मौके पर दिल्ली सरकार ने राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया और जिस तरह से आयोजन हुआ उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि 50 दिनों के अंदर ही ये पार्टी आम लोगों की पार्टी से वीवीआईपी के कल्चर तक पहुंच गई है। यहाँ लिखे शब्द आम आदमी पार्टी के चेहरे को बिना खरोचे ही बेनकाब कर रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी, जिस आम आदमी पार्टी का गठन वीआईपी सिस्टम के खात्मे के नारे के साथ हुआ, जिस पार्टी ने दावा किया था कि उनके शासन में वीआईपी और वीवीआईपी की कोई जगह नहीं होगी, प्रचंड बहुमत पाने के बाद खास लोगों की जमात में शामिल होने के लिए वो पार्टी मरी जा रही है। रविवार को दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में इसकी पोल भी खुली। कार्यक्रम स्थल पर वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग से गेट बनाए गए थे। कांग्रेस नेता अजय माखन ने इस पर कड़े सवाल उठाए। ऐसी पार्टी जो कि ये कहती रही कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, ऐसी पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसने एंट्री के ऊपर वीआईपी कार्ड अलग, उसके आगे जाएं तो वीवीआईपी का कार्ड अलग, अपने एमएलए सिर्फ एमएलए नहीं सुपर एमएलए बन जाएं, इसलिए 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दर्जा, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या? विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सरकार का बचाव करते हुए दिखाई दिए। ना बहुत सारे हमारे सारे विधायक जो है दर्शक दीर्घा में आके जनता के साथ बैठे हुए थे। वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल सरकार फॉलो करती होगी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई अंदर नहीं था। अगर आप अंदर गए होंगे, आपने देखा होगा कोई वीआईपी और कॉमन में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई कहीं भी बैठो। वहीं अपने भाषण में आम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक विरोधियों पर हमला भी किया। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो जुमले नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं वो करते हैं। शायद ऐसा कहते वक्त मुख्यमंत्री लोकपाल और दूसरे चुनावी वायदों को भूल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IVN7। उधर समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी का विलय जल्द ही होगा, ये कहा जा रहा है। जनता परिवार में शामिल होने वाली सभी पार्टियों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सभी दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को जनता परिवार के विलय के लिए अधिकृत कर दिया है। रविवार को जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। लालू और नीतीश ने कहा कि तीनों पार्टियों के विलय में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन संयुक्त जनता परिवार का नया चुनाव चिन्ह क्या होगा, नए दल का नेता कौन होगा, इन सब मुद्दों पर किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। विलय के बारे में सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उसके अधिकृत किया जा चुका है और इसी सिलसिले में सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जनता परिवार 6 दल के बाद थे, वो विलय हो चुका है। अब इसकी फाइनलिटी माननीय मुलायम सिंह जी घोषणा करेंगे, क्योंकि वही अधिकृत है। एक झंडा एक निशान। अब बीजेपी को भगाने के लिए मांग रहा है हिंदुस्तान। गोवा के फैब इंडिया शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के मामले में गोवा पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक फैब इंडिया के शोरूम में लगे कैमरे और उनके लोकेशन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे और हार्ड डिस्क को जांच के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रही है। क्या फैब इंडिया के शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी? क्या किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी की लोकेशन ट्रायल रूम के पास रखी थी? गोवा पुलिस की शुरुआती जांच को सही माने तो इन सवालों का जवाब हां है। गोवा के आईजी सुनील गर्ग के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ हुई है। इन आरोपों की पुख्ता जांच के लिए सीसीटीवी और हार्ड डिस्क को हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में भेजने की तैयारी है। गोवा पुलिस का कहना है कि मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एविडेंस कलेक्शन हो रही है
और जरूरत पड़ी तो कैमरा की लेबोरेटरी में भी जांच होगी और इसमें जिसका भी रोल आएगा, जो भी होगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। ये मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी गोवा पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। गोवा पुलिस एहतियाती तौर पर राज्य के सभी छोटे बड़े शोरूमों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करेगी। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, शोरूम के ऑनर्स या मैनेजर्स के साथ में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और मीटिंग होगी उनके साथ में। और उसके अलावा हमारे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते समय उनको कहा जाएगा कि सरप्राइज चेक जरूर करें ट्रायल रूम को। इस बीच इस मामले में गिरफ्तार किए गए फैब इंडिया शोरूम के एक कर्मचारी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि शोरूम में सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएंगे, इसका फैसला छोटे कर्मचारी नहीं लेते। शोरूम में सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं, उनको देखना हमारा काम नहीं है। फिर भी पुलिस ने हमें पकड़ा है। हमारा काम सिर्फ कपड़ों को ठीक से रखना और कस्टमर को रेट बताना होता है। हम तो सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में भी नहीं जाते। इस पूरे मामले में गोवा पुलिस पुख्ता होना चाहती है कि फैब इंडिया में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। इसलिए गोवा पुलिस ने सीसीटीवी को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ साबित होती है तो आने वाले दिन फैब इंडिया के बड़े अधिकारियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। गोवा से कैमरामैन नियाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।